नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश समसामयिकी की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। अक्टूबर में उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी समसामयिक करंट अफेयर्स की घटनाएं हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से पूरी तथ्यों के साथ जो है इस वीडियो में देखेंगे और मैं आपको साथ में बताता चलूँगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ से प्रश्न उसमें से बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर यानी हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़कर एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में ये एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है। इसमें आपको जो है सभी सिलेबस के अनुसार जो है सभी टॉपिक्स का, सभी सेगमेंट्स का वीडियो लेक्चर्स दिया जाता है। उन पर आधारित नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन और गाइडेंस भी जो है रेगुलर जो है दिया जाता है और साथ में पर्सनल अटेंशन के साथ में सभी चीज़ों को हम करते हैं। तो आप जो है जानते ही हैं कि लास्ट रिजल्ट में हमारे 8 जो है छात्र जो हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड थे उनका सिलेक्शन हुआ था और बहुत जल्दी जो है अगला रिजल्ट भी आने वाला है, जिसमें हम लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि ये संख्या जो है कई गुना होकर आपके सामने आएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक जो है सुनिश्चित कर सकें कि आप सफल हों, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पर 9506742546 पर जो है RO लिखकर जो है व्हाट्सएप करना है और आपके व्हाट्सएप पर ही सारी बातें रिप्लाई कर दी जाएंगी। कुछ और विशेष जानना हो तो आप ऑफिस आवर्स में इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला फैक्ट हमारा है म्युनिसिपल बॉन्ड के ऊपर। तो पहले जो है कौन कौन से जिलों में ये लागू हो चुका है, कौन से जिले प्लानिंग में हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो वाराणसी, कानपुर और उत्तर प्रदेश के 4 नगर निगम अब जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। इससे पहले किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए। तो लखनऊ और गाजियाबाद की नगर निगमें जो है पहले ही म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुकी हैं। इसके बाद 4 और नगर निगम इसमें जुड़ने जा रहे हैं, वो चारों आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो पहला वाराणसी है, दूसरा कानपुर है, तीसरा आगरा है, चौथा प्रयागराज है। ये सभी जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने जा रही हैं और ये बॉन्ड जो है 100 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ ईच जो है ये जारी होंगे, जिन्हें वित्तीय संस्थानों को दिया जाएगा। तो इससे जो है इनकी एक आमदनी का, इनकी आय का जो है एक नया स्रोत बनेगा जिससे ये विकास कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और नई स्कीम शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा को खासकर इम्प्रूव करने के लिए लाई जा रही है। इसमें जो है अब निजी विश्वविद्यालय, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान अपने आसपास के जो सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूल हैं उनको गोद लेंगे। गोद लेने के क्राइटेरिया क्या है कि मान लीजिए कोई निजी विश्वविद्यालय है या कोई जो है अन्य निजी विद्यालय है, उसके 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई सरकारी प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल स्थित है तो वो उसको गोद लेंगे और उन दोनों स्कूलों के, उन दोनों कॉलेजों के जो है जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, अध्यापक हैं, आपस में ट्यूनिंग करके जो है एक जो है साथ में जो है सपोर्टिव पीयर टू पीयर जो है योजना तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से एक लर्निंग हब तैयार होगा और संसाधनों के साझा उपयोग के द्वारा जो है जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, वो जो है अपने क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूलों को डेवलप करेंगे, वहाँ पर जो है लर्निंग को और बेहतर बनाएंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको और पढ़ना हो स्पेसिफिक तौर पे आप इसको जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 94 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिटों का
की स्थापना होगी। तो यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी जो है ब्लॉक्स को जो है पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाने जा रही है सरकार। तो आपको बताना होगा 94 ब्लॉक्स हैं, इनको पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगे क्या, करेंगे क्या? तो यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें सीधे मेडिकल कॉलेज व बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक प्राइमरी उपचार उपलब्ध होगा, लेकिन अगर कोई सीरियस मरीज यहाँ आता है तो उसको तुरंत जो है किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी को या जो है किसी उच्च चिकित्सा संस्थान को रेफर कर दिया जाएगा। और इस तरह की प्रत्येक यूनिट के निर्माण पर 48.95 लाख रुपए खर्च होंगे। आगे देखिए, एशियन जूनियर टेनिस में दिया चौधरी ने जीता दोहरा खिताब। अभी हाल ही में जो है एशियन जूनियर टेनिस चैंपियनशिप जो है संपन्न हुई है। तो राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के विजयंत स्टेडियम में ये संपन्न हुई। इसमें अंडर 14 जो कैटेगरी थी उसके आखिरी दिन दिया चौधरी ने और प्रकाश ने दोहरे खिताब जीते हैं। बालक वर्ग के एकल मुकाबले में शीर्ष वरीय प्रकाश अरन ने दूसरी वरीयता प्राप्त विवान को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हराया है। तो ये सभी का अलग अलग दिया है, लेकिन आपको अगर नाम याद रखना है तो मुख्य रूप से जो है दिया चौधरी का जो है आप याद रख सकते हैं, जिनके बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है। दूसरा नाम जो है प्रकाश है, जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर जो है दोहरे खिताब जो है यहाँ पर जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही जो है अगला हमारा फैक्ट है। जागृति हैं, जागृति जी, इनके नाम क्या रिकॉर्ड दर्ज हो गया है? ये एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर यानी ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी। कैसे बनी? तो एक प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत उसमें जो है ये प्रावधान रहा होगा कि उस प्रतियोगिता को जीतेगा। तो लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के सर्वोच्च पद पर तैनात किया। मतलब ये जो है एक केवल जो है एक सैंपल की तरह था, ये कोई ऐसी असली नियुक्ति नहीं थी, लेकिन उनको एक मानद जो है सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। और ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का यह सम्मान पाने वाली जागृति छठी व्यक्ति हैं। इससे पहले भी जो है 5 लोग बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग भारत की महिलाओं को देश में यूके के शीर्ष राजनयिक के जीवन के अनुभव कराने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। उसी के तहत ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उनको एक अवार्ड मिला है, एक नया अचीवमेंट उनके नाम जुड़ गया है। इस अवार्ड का नाम है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है और ये राजनीति की श्रेणी में उनको मिला है। मतलब इसमें और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं और ये जो है एक मीडिया समूह के तरफ से इनको दिया गया है। तो आप जो है इसको बस इतना ही याद रखिए कि इस अवार्ड का क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वेडिंग को जो है वेडिंग डेस्टिनेशन थीम वेडिंग जो होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में जो हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत सारे जो है धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर अब शादियों का चलन बढ़ रहा है। वहाँ पर जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनको जो है किराए पर जो है पर्यटन विभाग देकर वहाँ पर बड़ी जो है शादियाँ कराएगा। एक तरह से इसको हम डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं सामान्य जो है सामाजिक संदर्भों में। तो ये काम जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जो है इस तरह की जो है शादियों के आयोजन का कार्य जो है करने जा रहा है उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें वेडिंग प्लानर होगा, इवेंट मैनेजमेंट होगा, प्री वेडिंग शूट होंगे, बाकी के सारे जो है इसमें कुल मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग तो यहाँ पर जो है आएंगे ही इस जो है वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए, बाहर के लोग भी आकर्षित हो सकें उसके लिए ये जो है चलाया जा रहा है। और ये जो है योजना जो है ये पर्यटन नीति 2022 के प्रारूप में शामिल की गई है। ये थोड़ा सा एक फैक्ट आप जरूर याद रखिए। अब जैसे भी यहाँ पर जो वेडिंग प्लानर हैं और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, बनारस, आगरा, मथुरा, वृंदावन, चुनार, वाटरफॉल और भी जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको किराए पर दिया जा सकता है वेडिंग के लिए, वहाँ सब जो है ये जो है किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
21,113 स्वास्थ्य इकाइयाँ यानी हेल्थ यूनिट्स जो है इनको अपग्रेड किया जाएगा, उच्चीकृत किया जाएगा और ये क्या बन जाएंगी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में इनको अपग्रेड किया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जिनको हम पीएससी कहते हैं इनको भी उच्चीकृत किया जाएगा। तो बस अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य इकाइयों को उच्चीकृत करके क्या बनाया जाएगा, या कभी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछा जा सकता है कितनी इकाइयां हैं ये। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो है अब ये बहुत सारे अचीवमेंट हम पढ़ते रहते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक जो है ऐसी खबर पढ़ते हैं कि बजट बड़े राज्यों को जिनको भी बजट अलॉट हुआ था वहाँ पर सबसे कम बजट की राशि खर्च करने वाले राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश शामिल है। तो चालू वित्तीय वर्ष यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें पहले 4 महीने में देश के बड़े राज्यों में सबसे कम धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने तय बजट 1,23,919 करोड़ रुपए में से केवल 12,764 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो प्राप्त धनराशि का या जो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर का केवल 10.3% है। तो फिलहाल तो अभी बहुत सारे क्वार्टर्स जो है 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर पड़े हुए हैं जिसमें इसको कवर किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत के तौर पे जो है ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एनक्यूए क्या होता है? एनक्यूए का अर्थ होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो है गुणवत्ता प्रदान करती है, रैंकिंग देती है। इसने जो है उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों को पहले नंबर पर गुणवत्ता में पाया है। ये एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की। एनक्यूए सर्टिफिकेशन के तहत अब अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाएं, संसाधन और साफ सफाई के मानकों पर कसौटी पर कसा जाता है। प्रदेश में अभी तक कुल 46 जिलों की 79 चिकित्सा इकाइयों को एनक्यूए सर्टिफिकेशन प्रदान किया जा चुका है। तो जितनी अच्छी जो है व्यवस्था होगी उतना उन जो है यूनिट्स को, उन अस्पतालों को जो है एनक्यूए सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी नेशनल गेम्स खत्म हुए हैं, राष्ट्रीय खेल खत्म हुए हैं, तो इसकी जो पदक तालिका फाइनल हुई उसमें उत्तर प्रदेश भारत के 10 टॉप 10 राज्यों में शामिल है। तो उत्तर प्रदेश ने 20 स्वर्ण पदक जीते हैं, 18 कांस्य पदक जीते हैं व 18 रजत पदक जीते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते हैं और टॉप 10 में स्थान बनाया है। शीर्ष 10 में जो है उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है। अब स्वर्ण भी काफ़ी जीते गए हैं, अभी मैं पूरी आपको सूची दिखाऊंगा। तो कुछ बड़े नाम याद रख लीजिए। मेरठ की पारुल चौधरी गोल्डन डबल करने वाली महिला एथलीट बनी। उन्होंने 5000 मीटर के अलावा 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण जीता है। उन्होंने 2 प्रतिस्पर्धाओं में एक साथ जो है स्वर्ण पदक जीते। अभिषेक पाल जो है 5000 मीटर में स्वर्ण और 10,000 मीटर में रजत जीतने में सफल रहे। तो ये भी इनके नाम एक बड़ी उपलब्धि रही। ये सभी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं। बाकी स्वर्ण जीतने वाले जितने खिलाड़ी हैं और उनकी खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका कोई विशेष महत्व जो है परीक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं दिखता है। आपसे कुल पदक जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कुल पदक जो है जीते गए हैं, स्वर्ण पदक 20, रजत पदक 18 और कांस्य पदक 18 जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। ये पूरी सूची है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। स्वर्ण पदक याद रखिए या कुल पदक जो 56 है ये याद रखिए, इतना पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ रुपए की सड़कें मंजूरी मिल गई है। अभी हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। उसमें केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी जी शामिल हुए थे और उन्हीं के द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी। तो ये इसका जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। उत्तर प्रदेश को 2024 से पहले 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं दे दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन समारोह में कुल 8,000 करोड़ की सौगात देते हुए कहा कि अगले 26 महीनों में सड़क निर्माण पर 5 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मतलब 8,000 करोड़ में से 5 लाख करोड़ रुपए जो है इस पे व्यय किए जाएंगे और 15 माह में उत्तर प्रदेश की सड़कों का नेटवर्क अमेरिका जैसा होगा, अमेरिका के बराबर होगा। ये जो
इंडियन रोड कांग्रेस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ। तो ये लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ और ये इसका 81वां संस्करण था, जो हर बार अलग अलग जो है जगहों पर स्थापित किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जिक्र किया उन्होंने, और कहा कि वे कहते थे कि अमेरिका अमीर है, इस वजह से इसके पास सड़कें हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कोट किया था उन्होंने जो है। अब ये जो 8000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, इनका विवरण आपको यहाँ मिलेगा, ये इसी में कंटिन्यू है। तो अब यहाँ पर जो है रेलवे ब्रिज हैं, बाकी जो है बाईपास हैं, कौन सी सड़क कहाँ बननी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य जो है जानकारी के लिए चीज़ें आपको दिखा दी गई। अगर आपसे पूछा जा सकता है तो मोटा मोटा धनराशि पूछी जा सकती है, इंडियन रोड कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में गरजेगी कानपुर में बनी स्वदेशी सुपर रैपिड गन माउंट। कानपुर में जो आर्म्स फैक्ट्री है, काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो है सुपर रैपिड गन माउंट बनाई जाएगी, जो कि स्वदेशी तकनीक से बनेगी, और एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाई जो है फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में, उसके द्वारा ये बनाया जाएगा। ये बंगाल अरब सागर की समुद्री सीमा लांघने वाले आतंकियों व दुश्मनों के लिए काल बनेगी। अब इस गन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये 1 मिनट में 120 गोले दागने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर है, अच्छी खासी क्षमता है। करीब 10 टन इसका वजन होगा। 4.25 मीटर इसकी बैरल की लंबाई है, ये भी जो है समझ लीजिए कितनी जो है बड़ी, मतलब तोप जैसी है। 76 mm का इसका में गोला लगता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में फायरिंग की इसकी क्षमता होती है, यानी उच्च तापमान भी ये सहन कर सकती है। अब थोड़ा छोटे छोटे फैक्ट्स भी देखते चले हम लोग जो है। मथुरा में 15 करोड़ रुपए से पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण होगा। बस इसमें इतना ही आपको जानना है। पूछा जाता है कि नए, क्योंकि ये कैबिनेट का डिसीजन है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ पर पर्यटन सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है या स्वीकृति दी है। तो आपको बताना है 15 करोड़ की लागत, जो कि कम पूछे जाने की संभावना। मुख्य आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ बनाया जाएगा, तो मथुरा। फिर अमेठी में 990 बंदियों की क्षमता वाली एक जेल बनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ जो जेल वर्तमान में है उसकी क्षमता बहुत कम है। तो इस कारण जो है 990 बंदियों क्षमता के लिए जिला कारागार के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में नई नगर पंचायत बनाई जाएगी, जिसका नाम है मिहींपुरवा। तो चूंकि एक नई नगर पंचायत है, अभी हाल ही में, इससे पहले भी कई सारी नगर पंचायतें गठित हो गई हैं। मुख्य बात यह है कि अब प्रदेश में कुल 763 नगरीय निकाय हो गए हैं। नगरीय निकायों के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने जो है नगरीय निकायों में चुनाव होंगे या वर्तमान में क्या स्थिति है, तो 763 है। लेकिन ये चीज़ें बदलती रहती हैं, हो सकता है अभी चुनाव के पहले ही 1-2 और बढ़ जाएं। तो फिलहाल तो जो है 763 है। अब कहाँ पर क्या क्या बनाया गया है, विवरण आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को समझेंगे जो ज़्यादा जरूरी हैं। तो ये नीति क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 कहलाएगी। ये तो इसका टाइटल हो गया। इसमें सब्सिडी दी जाएगी जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे। इसके तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। एक तो आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स बनने लगेंगी तो निश्चित रूप से जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला फैसला देखते हैं सरकार का। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित समूह गा के पदों पर सीधी भर्ती। तो समूह गा के पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहे हैं, पहले भी जो है ऐसा होता रहा, इसमें कुछ नहीं है।
तो इसमें जो है उनको ही शामिल किया जाएगा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन्होंने पदक दिया है, वो इस सीधी भर्ती पर लाभान्वित होंगे। और ये जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जो खेलेंगे उनको उपहार के लिए कुछ मिलना चाहिए, उनको एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। अब तो सभी विभागों में जो है ये किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी को भी स्वीकृति दे दी है अभी कैबिनेट ने। इसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, ये इसका टाइटल हो गया है। अब इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है बिल्कुल सीधा है कि वैश्विक स्तर के वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना उत्तर प्रदेश को, और वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयां जैसे कि हैंडलूम, पावरलूम, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देना। ये जो है नीति या पॉलिसी जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, फिर इसमें कोई ना कोई संशोधन हो जाएगा। और इसमें जो वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को प्लांट और मशीनरी के क्रय करने के लिए निवेश पर 25% पूंजी की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी जो जितना वो निवेश करेंगे उसमें उनको 25% वापस कर दिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में कह लें कि उसको आप जो है एक तरह से सब्सिडी दे दी जाएगी उनको। इसके अलावा राज्य के पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में स्थापित होने वाली इकाइयों को 10% की दर से अतिरिक्त जो है सब्सिडी मिलेगी, यानी जो है जो उनका कैपिटल होगा उसका रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। तो 25% पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा, लेकिन जो अगर पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो पिछड़े क्षेत्र माने जाते हैं, अगर उनमें कोई इकाई स्थापित होती है तो ये जो है छूट 25 + 10 हो जाएगी, यानी 35% जो है ये हो जाएगी। और सब्सिडी की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप्स के लिए 4000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड अभी हाल ही में बनाया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना कितने हजार करोड़ का मामला है ये। स्टार्टअप्स के लिए जो इनोवेशन फंड बनाया जाएगा वो 4000 करोड़ रुपए का है। आगे बढ़ते हैं। डेयरी सेक्टर में 5 वर्षों में 5000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। तो इस फैक्ट की जो हेडिंग है यही आपका प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न है। अगर आपसे इसके संबंध में पूछा जाएगा तो निवेश का लक्ष्य ही पूछा जाएगा। और कोई भी जो नई पॉलिसी जारी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका लक्ष्य होता है कि इस पॉलिसी का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका टाइटल समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है, जिसमें प्रावधान है कि अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ये नीति जो है 5 वर्षों तक लागू रहेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसकी मंजूरी जो है कैबिनेट ने दे दी है। कुछ बातें इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में होगा। इसके जो है बोर्ड के जो गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होंगे वो पदेन रूप से मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष कृषि व कृषि शिक्षा मंत्री होंगे। बाकी जो है सब कई सारे विभाग हैं जिनके मंत्री जो है गवर्निंग बॉडी के सदस्य होंगे। अब इसमें बहुत सारे और प्रयोजन है कि कौन कौन इसके और सदस्य होंगे। तो प्राइवेट लोग और विभिन्न संस्थाओं के भी लोग इसमें सदस्य होंगे। कई सारे विभागों के प्रमुख सचिव जो है होंगे जो उनकी संचालन समिति में, समीक्षा समिति में होंगे। तो इन सब का बहुत विशेष एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए 66 समृद्धि केंद्र खुलेंगे। तो यहाँ पर भी नंबर इंपॉर्टेंट है और दूसरा तो ये जान लीजिए कि समृद्धि केंद्र क्या है। तो प्रदेश में खाद्य की 66 खुदरा दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। तो ये इसका पूरा नाम है। समृद्धि केंद्र का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में इसको उच्चीकृत किया जाएगा। इन 66 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट प्रणाली कुछ जिलों में लागू है।
लेकिन अभी तक क्या था कि ये जो है केवल शहरी क्षेत्रों में लागू थी, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लागू होगी थी। तो अब क्या किया जा रहा है, जो नया निर्णय लिया गया है, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है लागू कर दी जाएगी। अभी तक जो है गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला था जहां पर ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी, यानी पूरे जिले में लागू थी। लेकिन लखनऊ, कानपुर और बनारस में जो है केवल शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी। तो अब जो है लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जिलों में दो तरह के कमिश्नर होंगे, एक कमिश्नरेट और एक ग्रामीण जो है क्षेत्र होगा। तो अब इनको, चूंकि इसके कारण जो है भौगोलिक बिखराव हो गया था, इस प्रणाली के ग्रामीण क्षेत्र अलग हो गए थे, वहाँ पुलिसिंग व्यवस्था अलग थी, शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था अलग थी। इसीलिए व्यवहारिक दिक्कतों को खत्म करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों ही जगह जो है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है। तो इसके लिए बहुत सारे इसमें प्राविधान होते हैं कि क्या क्या पद सृजित होंगे, गांव में क्या होगा, शहर में क्या होगा। आप जो है इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में हम यहाँ जाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। साहिबजादों के नाम से देश में पहला पार्क बनेगा, ये घोषणा भी हाल ही में हुई है। आप जानते हैं साहिबजादा दिवस भी मनाया जाता है, ये प्रधानमंत्री की जो है घोषणा के चलते जो है यूपी में भी इसको मनाया जाता है। तो ये पहला पार्क कहाँ बनेगा ये आपको जो है जानना जरूरी है। तो ये जो है आलमबाग के रामनगर स्थित गुरुभरा आलमबाग के पास होगा, जो कि लखनऊ में स्थित है। ये देश का पहला ऐतिहासिक साहिबजादा पार्क होगा। अब जो है सिख समाज के जो अंतिम 10वें गुरु हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जो है, उनके जो है 4 पुत्र थे, उन्हीं को साहिबजादा कहा जाता है, क्योंकि उनका बलिदान हुआ, इसीलिए हम लोग उनको बहुत ही जो है कृतज्ञ जो है तरीके से देखते हैं और बहुत सम्मानित जो है उससे मानते हैं। अब ये साहिबजादे कौन थे, इनकी पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप निश्चित रूप से जो है आपको उसको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से उनका बलिदान हुआ था, औरंगजेब के द्वारा ये कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। क्या इसमें संशोधन हुआ है? जो उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य को 3 से बढ़ाकर 8 किया गया। पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर पहले 3 का लक्ष्य निर्धारित था, अब इसको बढ़ाकर 8 कर दिया गया। तो ये तो एक संशोधन हो गया। इसके अलावा स्टार्टअप्स को 15,000 रुपये मासिक के स्थान पर अब 17,500 रुपये मासिक दिया जाएगा भरण पोषण के लिए। 1 वर्ष तक ये भत्ता उनको दिया जाएगा। और साथ में ही जो सीड कैपिटल सहायता राशि को भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो ये 3 बड़े बड़े बदलाव हुए हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में। आगे बढ़ते हैं। 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन। अगर कोई 500 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहा है प्रदेश में, तो उसको बहुत ही तेजी से भूमि का आवंटन किया जाएगा। मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा उस इकाई को लगाने के लिए उसको कर दिया जाएगा। ये भी जो है प्रस्ताव जो संशोधन हुआ है वो स्टार्टअप नीति 2020 के तहत जो है किया गया है। आगे बढ़ते हैं। डाटा सेंटर उद्योग में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश। अभी आप जानते हैं कि अभी ग्रेटर नोएडा में जो है डेटा सेंटर पार्क की जो है पहले पार्क की स्थापना कर दी गई है। तो उसी फील्ड में और बढ़ावा देने के लिए जो है प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 30,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश, 900 मेगावाट क्षमता टोटल होगी और के कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर की स्थापना का लक्ष्य। तीनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 और निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ये कहाँ पर खोले जाएंगे? गाजियाबाद में SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद फर्रुखाबाद में मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी और
नोएडा में JSS विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इनको मंजूरी दे दी गई है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो है खबर है आपके लिए वो ये है, जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित रानीपुर अभ्यारण्य को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो 3-4 चीजें यहां पर जान लीजिए। रानीपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चित्रकूट में स्थित है। कौन से नंबर का राष्ट्रीय पार्क बन गया है? 53वें नंबर का राष्ट्रीय पार्क बन गया है। और उत्तर प्रदेश में कौन से नंबर का राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है? चौथा। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व हमारे पास थे, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये 3 हमारे प्रदेश में पहले से थे। अब ये चौथा बन गया हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में स्थित है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 529.36 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में तो स्थित है ही है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी वो कहीं ना कहीं आपस में जो है उनका जोन भी होगा जुड़ा हुआ। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी के सरीसृप पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में लाइट मेट्रो की शुरुआत के लिए जर्मन बैंक देगा 55% मदद, यानी वो जो है इसको स्पॉन्सर कर रहा है, फंड कर रहा है। और इस परियोजना की पूरी लागत जो है 4600 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के ऐसे 34 सीमावर्ती जिले जो किसी न किसी नेशनल बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, किसी राज्य के बॉर्डर से जुड़ते हैं, लगते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। अगर आप गिनेंगे तो आपको 34 जिले मिल जाएंगे। नेपाल की सीमा वाले, फिर इधर दिल्ली से, उत्तराखंड से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, जहाँ जहाँ से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा से, तो कुल ऐसे 34 जिले हैं जिनको इसके अंदर जो है 2 श्रेणियों में बांटकर ब्रांड एम्बेसडर जिले के तौर पर विकसित किया जाएगा। और ये औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र होंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं से दूसरी सीमा को टच करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित होगा उपक्रम केंद्र। तो चूंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभी NAAC में A+ ग्रेड पाई थी, इसी कारण जो है अब लखनऊ विश्वविद्यालय दूसरे राज्य विश्वविद्यालयों को भी उच्च ग्रेड एवं रैंकिंग पाने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग एक्रीडेशन एंड मेंटरिंग उपक्रम इसमें स्थापित किया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले की बात करते हैं। कालीन का जब भी नाम आता है तो भदोही आपके दिमाग में आना, आपके जहन में आना जरूरी है। तो ये जो है एक्सपो मार्ट भदोही में जो 43वां संस्करण था, 4 दिवसीय था, ये आयोजित किया गया है, जिसमें पहले ही दिन जो है 100 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। और इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की जो है केंद्रीय मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं। किसानों को मुआवजे के साथ बीज देने का भी सरकार ने फैसला किया है। और ऐसा इसलिए लिया गया है निर्णय क्योंकि इस बार जो है बारिश बहुत ही अनिश्चित तरह से, अनिश्चित समय पर हुई, इसलिए काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है। कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके नाम से हैबिटेट सेंटर का नाम रखा जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अलीगढ़ के नवनिर्मित हैबिटेट सेंटर का नाम अब जो है कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ये भी डिसीजन लिया गया है। लेमन ग्रास का आयातक रहा भारत, बना दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक। हालांकि इसका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख गया है तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ वर्ष पहले लेमन ग्रास के सबसे बड़े आयातकों में भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से अब एक है। प्रत्येक वर्ष 1000 टन लेमन ग्रास का उत्पादन में 400 टन निर्यात होता है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। ये 2 स्टेट जो है सबसे आगे हैं, बड़े स्टेट भी हैं ये। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कुल 15.88 करोड़ लोग अभी तक पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 3.61 करोड़ लोग को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। पिछले 4 साल में इलाज पर कुल
45,781 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा 3.11 करोड़ मरीज मध्य प्रदेश के हैं और 2.19 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है। तो इस तरह से देखा जाए सबसे ज़्यादा पंजीकरण कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का है। इतना तथ्य जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और निर्णय लिया है, अब सभी जिलों में एक साइबर क्राइम थाना खोला जाएगा। और साइबर क्राइम थाना क्या डील करेगा, इसकी अधिकारिता क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। 5 लाख या उससे अधिक की अगर कोई धोखाधड़ी फोर्जरी का मामला हुआ है साइबर क्राइम के तहत, उसको देखेंगे। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, सोशल मीडिया संबंधी जो भी अपराध हैं उनको ये देखेंगे। साइबर स्टिचिंग जैसे फेसबुक या ट्विटर पर पीछा करने जैसे अपराध, और किसी सरकारी वेबसाइट की नकल करना, उसे क्षति पहुंचाना, राजस्व की हानि पहुंचाना, तो ये सभी अपराध जो है साइबर थानों के द्वारा डील किए जाएंगे। ज्वाइंट वाटर लिली, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। ये देखिए आपके सामने फोटो है। अब उपलब्धि क्या है, लखनऊ का जो NBRI है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, इसने इस ज्वाइंट वाटर लिली को खिलाकर जो है एक जो है नया कारनामा कर दिया है। क्योंकि लखनऊ या जो है भारत में उगने जैसी दशाएं इसकी नहीं है, बहुत उत्तर भारत में ही बहुत कम जगहों पर अब तक इसको उगाया जा सका है। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है ये कारनामा NBRI ने किया है। ये जो है गुयाना का राष्ट्रीय पुष्प भी है। उष्णकटिबंधीय देशों जैसे दक्षिण अमेरिका, गुयाना में पाए जाने वाले विक्टोरिया अमेजिनिका वाटर लिली नामक यह पौधा अपनी प्रजाति में बृहद स्तर पर उगने वाला दूसरा पौधा है और ये काफ़ी बड़ा होता है। इस पे मतलब आप इसका आकार यूँ समझिए कि इस पे आप इसकी पत्तियों पर बैठ सकते हैं। ये इसका इतना बड़ा जाइंट साइज होता है। तो इसको उगाने वाला उत्तर भारत में पहला संस्थान NBRI बन गया है। बॉटनिकल गार्डन में इकलौते पौधे को बीज से विकसित किया गया है। इस विशालकाय वाटर लिली की पत्तियां गोल होती हैं तथा ये 3 मीटर व्यास तक बड़ी हो सकती हैं। 3 मीटर आप समझ रहे हैं, तो उस पर आप आराम से लेट भी सकते हैं, जो एक 25 से 35 किलोग्राम वजन के बच्चे को उठाने में सक्षम है। तो ये जो है कारनामा NBRI लखनऊ में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। anti-HIV गुण वाले 4 कंपाउंड खोजे हैं अभी किसने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध के द्वारा। अब कौन है पर्टिकुलर ये, तो यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री विभाग है उसके विज्ञानियों ने जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के सहयोग से मिट्टी की सबसे बड़ी दुश्मन माने जाने वाली गाजर घास, जिसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोस, को खत्म करने के लिए anti-HIV गुण वाले 4 कंपाउंड खोजे हैं। इन चारों कंपाउंड में इस वायरस के जीवन चक्र को बाधित करने की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना पहला प्रतीक चिन्ह मिल गया है। हालांकि प्रतीक चिन्ह पहला था, लेकिन जो है अब ये जो प्रतीक चिन्ह है ये सभी पुलिसकर्मी अपने बाजू पर, अपने नेम प्लेट के नीचे भी इसको धारण कर सकते हैं। ये जो है उसका नेम प्लेट है जिसकी विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। DGP से लेकर सिपाही तक पुलिस चिन्ह के वर्दी में दाहिनी ओर सीने पर नेम प्लेट के ऊपर इसको अब धारण कर सकेंगे। अभी पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, वर्दी में बाजू पर उत्तर प्रदेश शासन का चिन्ह धारण करते थे, लेकिन ये यूपी पुलिस का अपना स्वयं का जो है लोगो है जिसको अब मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में बनेगा एशिया का पहला कॉम्प्लेक्स। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो डिफेंस कॉरिडोर के तहत कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। अगला हमारा फैक्ट है, नोएडा के नाम जो है एक दर्ज होगा रिकॉर्ड, वो क्या है, 0 डिस्चार्ज सिटी की उपलब्धि नोएडा के नाम दर्ज कर दी गई है। 293.68 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा में तैयार 2 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित होने से नोएडा में सीवरेज की शोधन क्षमता 411 मिलियन लीटर डेली हो जाएगी, जिससे ये सिटी 0 डिस्चार्ज सिटी
की उपलब्धि में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एथलेटिक्स गेम्स में उत्तर प्रदेश को 5 पदक मिले हैं और ये जो है कहाँ पर हुए थे? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बिलासपुर में नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है आयोजित हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 5 पदक जीते हैं। अब सारे पदकों का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी आपने देखा, अभ्युदय कोचिंग शुरू की थी जो सफल भी रही। अभी पीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसमें भी एक डेटा बताया गया कि अच्छी मात्रा में जो है उससे छात्र जो है पीसीएस की परीक्षा में सेलेक्ट भी हुए हैं। अब सभी को घर बैठे जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की है। तो जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ते हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है मुफ्त में फ्री ये जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है और इसे एक मोबाइल ऐप के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी छात्र छात्रा जो है प्रतियोगी छात्र छात्राओं को जो है मटेरियल या कंटेंट मिल सकेगा। अभी मैंने पहले जिक्र किया कि ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क स्थापित हो चुका है। उसका बाकायदा उद्घाटन भी कर दिया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नॉलेज पार्क 5 में हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाए गए योटा डाटा सेंटर से इंटरनेट मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि के करोड़ों उपभोक्ताओं के डाटा को इसमें सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा, पर्यटन, आधार आदि का डेटा भी सुरक्षित इसमें रहेगा। जो पहला टावर बना है उसकी क्षमता 30 मेगावाट डाटा स्टोर करने की है। देश में डाटा सेंटर में वर्तमान में कुल मांग 400 मेगावाट है, इसमें से करीब 250 मेगावाट की ज़रूरत इसी डाटा सेंटर से पूरी हो जाएगी। इससे करीब 1500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक ईज में उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में आ गया है, ये एक अच्छी बात है। तो लॉजिस्टिक ईज के मामले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो है जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसी के बारे में बात कर लें। वस्त्र एवं परिधान उद्योग से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जो उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 जारी की गई है उसमें जो लक्ष्य रखा गया है 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी जो लोग इस उद्योग को लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। दुधवा पीलीभीत वन क्षेत्र में बनेगा नया एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व जो है नया बनाया जाएगा। टाइगर रिजर्व की तो हमने बात कर ली, अब एक नया हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। ये जो है पीटीआर, दुधवा और करतनिया घाट के जंगल को मिलाकर 33वां हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए पीलीभीत के 73,000 हेक्टेयर जंगल का हिस्सा लिया जाएगा। तराई के जंगलों में बाघ, तेंदुए के साथ अब हाथियों का संरक्षण भी हो सकेगा। और केंद्र सरकार ने इसका नाम जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? तराई हाथी अभ्यारण्य। तराई हाथी अभ्यारण्य, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है और ये 33वां जो है एलिफेंट रिजर्व होगा देश का। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में आयोजित होनी है, फरवरी 2023 में, और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें बहुत सारे पार्टनर कंट्रीज बनाई जाएंगी, बहुत सारे फोकस्ड एरियाज हैं जिन पे जो है फोकस रहेगा। ये सब यहाँ डिटेल यहाँ पर रखी है। मुख्य रूप से आपको जो बड़ी चीज़ है वो याद रखना है कि कितना लक्ष्य रखा जाएगा, कहाँ किस देश से कौन सी टेक्नोलॉजी में लक्ष्य बनाया गया, सब यहाँ पर डिटेल आपके सामने जो है दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नए राजमार्गों के लिए मुफ्त ज़मीन देगी सरकार। तो सरकार जो है इसके लिए नए राजमार्ग जो भी स्थापित होंगे उसके लिए सड़क परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अगले 2 वर्ष में अमेरिका जैसा उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नितिन गडकरी जो है जो इंडियन रोड कॉन्फ्रेंस में आए थे, कांग्रेस में आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की रोडों को अमेरिका जैसा जो है बना देंगे 2024 तक जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर।
और लंदन का जो ट्रांसपोर्ट मॉडल अपनाते हुए इलेक्ट्रिक बसें भी उत्तर प्रदेश में चलाई जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने अभी तक 2 लाख बेटियों का विवाह कराया है। ये जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलती है उसके तहत अब तक 21,025 अल्पसंख्यक बेटियों की शादी कराई जा सकी है और ये कुल आंकड़ा 2 लाख तक का है। लाभान्वित होने वाले लोगों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्राविधान भी रखा है। आगे बढ़ते हैं। डाक में उतरी राम वन गमन की कहानी। तो अभी लखनऊ में राजधानी में 21वीं डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स का आयोजन किया गया था। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ आयोजन हुआ था या इस प्रदर्शनी का क्या नाम था, यूफीलेक्स। इसमें जो है प्रदर्शनी में बाकी तो डाक टिकट शो ही किए गए थे, विशेषकर राम वन गमन पथ पर कई जो है कवर, जो इसका कवर वो था टिकट था, वो जो है इस पर राम वन गमन की कहानी बताई गई। आगे बढ़ते हैं। मार्च के बाद प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में बड़ा सुधार दिखाई देगा। उसके लिए जो है क्योंकि एटा की जवाहर तापीय परियोजना शुरू हो जाएगी जिससे 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ जाएगा। इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। भारत में साल के अंत तक जो है AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये राइफल के लिए जो है समझौता किया गया था रूस की सरकारी कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट से। भारत में जो है 2019 में ही ये संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता किया गया था और इसकी इकाई कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि पहले डिस्कस हो चुका है। अमेठी जिले के कोरबा में क्लासी नोव असाल्ट राइफल जिसको AK-203 कहते हैं, इसके लिए फैक्ट्री ऑलरेडी लगाई जा चुकी है। अब इस हथियार की जो है क्या खासियतें हैं उसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। 15.76 लाख दिए इस बार जो है दीपोत्सव अयोध्या में प्रज्वलित किए गए और पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड जो है बनाया गया जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है। यही आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने में यानी पहले क्वार्टर में प्रदेश के निर्यात में 32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो सीधे इसी तरह से पूछा जाएगा कितने % की जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ये वृद्धि वाले जो क्षेत्र हैं इलेक्ट्रिक मशीनरी, मिनरल फ्यूल, पल्स, एसेंशियल ऑयल, निकल, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट, ये सब जो है पूरा विवरण आपका दिया हुआ है। कब और कितना निर्यात हुआ है किस फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप जो है इस चार्ट को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाल श्रमिक विद्या योजना में पात्र परिवार क्या होते हैं। कामकाजी बच्चों, किशोर किशोरियों की श्रेणी में 8 से 18 आयु वर्ग के वे कामकाजी बच्चे, किशोर किशोरियां शामिल होंगे जो कि संगठित या असंगठित क्षेत्र में परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण कार्य करने को मजबूर हैं। कामकाजी बच्चे की पात्रता ऐसे परिवार जहां माता पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी है, माता पिता अथवा दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हो, महिला अथवा माता परिवार की मुखिया हो, माता पिता अथवा दोनों में से किसी गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित हो या भूमिहीन परिवार हो। तो ये जो है इसकी पात्रता है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में थोड़ा सा ये जानना जरूरी था आपको। अब आर्थिक सहायता कितने मिलेगी। जो बालक होंगे उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, जो बालिकाएं होंगे 1,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगी। कक्षा 8, 9 और 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं अगर वो, तो प्रत्येक कक्षा को उत्तीर्ण करने पर उनको 6,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बाकी आवेदन कैसे किया जा सकता है ये सब डिटेल यहाँ पर दी हुई है। फूड एक्सपो का भी आयोजन किया गया था, ये भी लखनऊ में हुआ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय फूड एक्सपो आयोजित हुआ 2, 3 और 4 नवंबर को। इसका पूरा नाम है इंडिया फूड एक्सपो 2022 और इसमें 100 से अधिक जो है उद्यमियों ने स्टॉल लगाए थे और 5,000 करोड़ रुपए का इसमें कारोबार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है जिसके अनुसार कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है माइक्रो RNA। तो BHU
के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की टीम ने कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने वाले माइक्रो आरएनए की खोज की है। ये विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर की कोशिकाओं को मारता है, यानी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इसमें है। 3 वर्ष तक लगातार करना होगा पौधारोपण की जांच। आप हर साल सुनते हैं कि जुलाई में वन महोत्सव मनाया गया, पौधारोपण महोत्सव मनाया गया, 35 करोड़ पौधारोपण किया गया। लेकिन आपको भी सुन के आश्चर्य होता होगा कि वास्तव में ये 35,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं या केवल ये एक सरकारी आंकड़े हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए जब भी पौधारोपण किया जाएगा उनको 3 वर्षों तक उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको ट्रेस करना पड़ेगा और पौधारोपण की लगातार 3 साल तक जांच कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों में अब तक 135 करोड़ पौधों का पौधारोपण अभी तक करवाया है। अगला फैक्ट देखते हैं। सिद्धार्थनगर में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाने के लिए जो है मंजूरी मिल गई है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के पूर्व माध्यमिक विद्यालय हसुड़ी अवसानपुर में स्पेस लैब यानी अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनेगी। ये देश का पहला ऐसा सरकारी विद्यालय होगा जहां पर स्पेस लैब होगी। इसरो के सेवानिवृत्त साइंटिस्ट यहां नियमित 2 घंटे की अंतरिक्ष विज्ञान की ऑफलाइन व ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाएंगे। आगे बढ़ेंगे। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, तो क्षय रोग के उपचार का हब जो है बनेगा केजीएमयू। देश को लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 2025 तक जो है टीबी मुक्त भारत बनाना है। तो उसी कड़ी में लखनऊ का केजीएमयू जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसको एमडीआर टीबी कहते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, इसके इलाज का ये हब बनेगा। इसके लिए इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा गोवंशीय पशुओं के टीकाकरण का एक रिकॉर्ड बनाया है और यहाँ पर 1 करोड़ टीकाकरण अब तक किया गया है। इस मामले में ये देश में नंबर 1 पर है। आगे बढ़ेंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की अब शुरुआत की जाएगी। तो 100 आकांक्षात्मक विकासखंड जो चुने गए हैं उसमें मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने के बाद, यानी यहाँ पर तो शुरू हो ही गई है, हमने पहले कवर किया है, अब जो नगरीय क्षेत्रों में भी इसको शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने रबी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या लक्ष्य है ये? 434 लाख टन। ये आपसे सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है। तो रबी सीजन कौन सा है? ये रबी सीजन चल ही रहा है, 2022 का है। इसमें खाद्यान्न व तिलहन फसलों के लिए 130 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई तथा 434.41 लाख टन पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रबी सीजन 2021 में 126 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक क्षेत्र में 399.52 लाख टन का उत्पादन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कृषि से ही संबंधित अगली हमारे पास फैक्ट है। 65 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड का बांटने का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य कब के लिए रखा गया है? रबी फसल वर्ष 2022-23 में जो है 94,508.56 करोड़ रुपए की ऋण की व्यवस्था की जाएगी और किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2022-23 में 65.22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। 31 अगस्त तक की अगर पोजीशन देखें तो 26.52 लाख किसान क्रेडिट कार्ड अब तक वितरित किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर धीरेन्द्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट के 45वें अखिल भारतीय वनस्पति सम्मेलन में वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है, तो प्रोफेसर धीरेन्द्र का नाम आपको याद रखना ही है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के में जो है 35वां अखिल भारतीय वनस्पति सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी याद रखना है कि कहाँ पर याद किया गया और कौन सा संस्करण है ये। आगे बढ़ते हैं। डेटा सेंटर्स पे जो है यूपी बहुत काम कर रहा है। उसी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में भी छोटे डेटा सेंटर्स खोलने की जो है कवायद की जा रही है। इसकी क्षमता 50 किलोवाट होगी। इसके अलावा एक डेटा सेंटर इकाई की क्षमता 2 मेगावाट से अधिक और
40 मेगावाट से कम होगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने मेडिकल की पढ़ाई, यानी कि जिसको हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, MBBS बाकी कोर्सेज की पढ़ाई जो है हिंदी में भी कराएगा। इंग्लिश में तो होती है, हिंदी में कराएगा। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यूपी गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि ये यूपी में भी जो है मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में कराई जाएगी और इसकी शुरुआत जो है की जाएगी। मतलब ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही जो है ये कवर होगा। आगे बढ़ते हैं। PM आवास योजना में उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, पिछले वर्षों में भी रहा है और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को अवार्ड प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक 39 करोड़ टीके लगाकर उत्तर प्रदेश अभी भी आगे है। जब से टीकाकरण शुरू हुआ है कोविड का, तब से उत्तर प्रदेश लगातार आगे है ही है, बस ये डेटा चेंज होता रहता है। तो ये अभी भी उत्तर प्रदेश जो है सब सर्वाधिक टीकाकरण में आगे ही चल रहा है। प्रदेश ने इस बार 763 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो कुल 763 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। इसमें 17 नगर निगम शामिल हैं, 200 नगर पालिकाएं परिषद शामिल हैं, 546 नगर पंचायतें शामिल रहेंगी। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था अभ्युदय योजना, जो अभ्युदय कोचिंग योजना है, इससे इस बार का जो अभी PCS का रिजल्ट आया है, PCS 2021 वाला, उसमें 43 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए हैं। अच्छी बात है, सरकारी कोचिंग से चयन होना जो है एक अच्छी बात है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभ्युदय कोचिंग जो है इसका जो पढ़ाई पठन पाठन का स्तर है वो अच्छा है। अगला फैक्ट देखते हैं। COP27 इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मिस्र के शर्म अल शेख शहर में 6 से 18 नवंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश ने भी पार्टिसिपेट किया है एज ए स्टेट। ये जो है याद रखने योग्य बात है जो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तरह टीबी रोगियों को भी चिन्हित किया जाएगा। उनके चिन्हीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग जो है अमूमन टीबी से ग्रसित होते हैं। टीबी मरीजों को गोद लेने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण निक्षय पोर्टल पर कराया जाएगा और पोर्टल की मदद से लोगों को ऑनलाइन मरीजों को गोद लेने की सुविधा भी दी जाएगी। अभी तक उत्तर प्रदेश में 2.40 लाख टीबी रोगियों को गोद लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एकलव्य क्रीड़ा योजना के बारे में जानते हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल सामग्री खरीदने व अन्य खर्चों के लिए 5 लाख रुपए तक अनुदान इसमें प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। खेलते समय चोट लगने पर खिलाड़ियों की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था जो है उसकी उपचार की सुविधा के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष से 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाएगी। जिला मंडल स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स कॉलेजों, आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के खिलाड़ियों को आयुष्मान भारत योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग कैंप के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो काफ़ी सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को उसमें दी जाएंगी। IIT BHU में बनेगा DRDO का उद्योग अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बस यही जो है आपको याद रखना है कि ये DRDO का उद्योग अकादमी सेंटर कहाँ बनेगा। ये जो है IIT BHU में बनेगा। जौनपुर की इमरती बहुत फेमस है, तो उसको GI टैग देने के लिए, क्योंकि एक विशिष्ट उत्पाद है वो, इसके लिए अप्लाई किया गया है। और इसमें जौनपुर की इमरती हो गई और बनारस की ठंडाई हो गई। इन दोनों को GI टैग जल्दी ही मिल सकता है क्योंकि इसके लिए अप्लाई कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को लकड़ी पर आधारित उद्योग लगाने की मंजूरी मिल गई है और ये मंजूरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि इससे पहले जो है ये जो है प्रतिबंधित था। इसमें जो है कोर्ट के जो है कुछ व्यवधान कोर्ट ने लगाया था, कोर्ट ने इसको रोका था जो है कुछ पर्यावरणीय हितों के कारण जो है।
अब प्रदेश सरकार ने 1 मार्च 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 80,000 से अधिक की रोजगार सृजन क्षमता वाले इस उद्योग को स्थापित करने का फैसला लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। पशु आहार निर्माण सेवा के लिए 7.5 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर विभिन्न मदों में 5 करोड़ तक अनुदान तथा 5 वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए ब्याज पर अनुदान देगी। इससे दूध और उससे आधारित उद्योगों की उपलब्धताओं को 10% से बढ़ाकर 25% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा बहुत सारे और भी फैसले लिए गए हैं। लगभग हर मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग होती है, तो जो मुख्य फैसले हैं उनको आप एक नज़र देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बड़े डेयरी प्लांट लगाने के लिए 15 करोड़ रुपए का जो है अनुदान दिया जाएगा। पशु आहार का प्लांट लगाने के लिए 7.5 करोड़ का, कोल्ड चेन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान। निजी निवेशकों को स्टाम्प और बिजली शुल्क में छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नई नीति से 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। पशुधन विभाग आवेदन के लिए 3 माह में विकसित अपना एक पोर्टल बनाएगा। बिक्री के लिए 10 से 25% उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। उन्नत किस्म के 10,000 टन पशु आहार उत्पादन प्लांट लगाने का और चीज़ व आइसक्रीम जैसे उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब जो है डेयरी उद्योग से संबंधित जो है मंजूरियां हैं जो दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश संबंधित, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा में। इंडिया वाटर वीक ये 7वां संस्करण था। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जो है आयोजन किया गया। इस बार के लिए इसकी थीम रखी गई, थीम पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में कई सारी छूटें दी जा रही हैं। जो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, तो 15% जो है सब्सिडी मिलेगी खरीदने पर। अगर आप ईवी व्हीकल खरीदते हैं, दोपहिया वाहनों पर 5,000 तक, 3 व्हीलर पे 12,000 तक और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख तक की छूट दी जाएगी। बाकी 3 वर्ष तक जो है कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज या कोई रोड टैक्स नहीं देना होगा। निजी निवेशकों के जरिए साल में 30,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण से 10 लाख लोगों को प्रदेश में रोजगार बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये सब जो है कुछ प्रमुख जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के 8 शहरों से सस्ती उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये सस्ती उड़ानें जो है 8 शहरों के बीच में होंगी, जिसमें लखनऊ से श्रावस्ती, चित्रकूट से प्रयागराज, अलीगढ़ से कानपुर, लखनऊ से मुरादाबाद, चित्रकूट से वाराणसी, चित्रकूट से लखनऊ, चित्रकूट से प्रयागराज, लखनऊ से आजमगढ़, श्रावस्ती से वाराणसी, चित्रकूट से कानपुर, लखनऊ से म्योरपुर कोरबा, प्रयागराज से श्रावस्ती, कानपुर से मुरादाबाद, कानपुर से श्रावस्ती। आप देख रहे होंगे कि लग रहा है जैसे कि हम बस का रूट बता रहे हैं, लेकिन आगे ये संभव हो जाएगा। इन शहरों के बीच में हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी यूपी के अंदर ज़्यादा बढ़े और पर्यटन को बढ़ावा मिले। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। मेगा बैटरी परियोजना पर आधारित कोई उद्योग लगता है तो उस पर 30% की सब्सिडी देगी। ये भी जो है जो नई ईवी व्हीकल पॉलिसी 2022 है उसके तहत जो है ये फैसला लिया गया है। सिंचाई सुविधा के लिए 90% तक जो है सब्सिडी या अनुदान सरकार देगी। लघु एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त कृषि सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में किसानों को 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट के कुछ और फैसले देख लेते हैं। जो खरीफ विपणन वर्ष है 22-23 का, इसमें जो एमएसपी निर्धारित की गई है, धान की एमएसपी 2040 प्रति कुंटल, 2040 रुपए प्रति कुंटल और ग्रेड ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 2060 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। ये पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न पहले आए भी हैं। इसके अलावा इनोवेशन फंड का गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिसको हमने पीछे अभी पढ़ा था जो है, जिससे माध्यम से स्टार्टअप्स का निवेश आएगा। इसके अलावा जो है स्टार्टअप नीति 2020 के अंदर ही जो है कानपुर आईआईटी कानपुर के परिसर में 20.30 करोड़ की लागत से अनमैन्ड एरिया व्हीकल यानी यूएवी, या जिसको हम ड्रोन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इस पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है प्रस्ताव को।
अब यहाँ पर ड्रोन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ड्रोन का निर्माण तो होगा ही, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। फिर बीजों पे अनुदान के लिए मिनी किट वाली योजना है, उसको भी मंजूरी दे दी गई है, गारमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। तो ये सब हम लोग जो है पीछे कवर भी कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 का कवर किया, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। हालांकि आपने बहुत सारे फैक्ट देखे, लेकिन जहां पर मैंने आपको विशेष रूप से इंगित किया है वो आपको जरूर याद रखना है। वही ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।